कभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो रहा है, कभी ये केस हो रहा है। लाइक जिसने बदमाशी की है तो उसको बदमाशी दिखाई। आपके हाथ से पैसा लेके कहीं मुंतकिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो रिजाइन दे नहीं, आप गिव अप मत। मुखैर हज़रात आप आगे बढ़िए। डेफिनेटली ये पहली सर्दियाँ नहीं है। जिस तरह की कोई अफवाह होती है तो पहले तस्दीक की जाती है। समझ में कुछ नहीं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है। आज बड़ा स्पेशल शो है हमारे पास। यकीनन हफ्ते का तीसरा रोज वेडनेसडे और आज वर्दा कुछ नहीं है हमारे साथ, उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन हमारे साथ हैं सुमैया और मैं बड़ा खुश हूँ आज सुमैया आज आपने मुझे ज्वाइन किया है। पता नहीं व्यूअर्स खुश हैं कि नहीं है। यकीनन सुमैया को कौन नहीं जानता, कौन नहीं चाहता। बड़ा स्पेशल शो है और यकीनन आज के शो में बड़े प्यारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। इंपॉर्टेंट इशूज हम डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और दूसरे भी। लेकिन पहले वर्दा सॉरी सुमैया, हम शो शुरू करते हैं। खुशी का अंदाजा नाज़रीन आप कर सकते हैं। हम शो शुरू करते हैं कोट ऑफ द डे से। चलें जी, क्या है आज का कोट ऑफ द डे? अच्छा, कोट ऑफ द डे ये है कि कान कच्चे ना रखें, जो सुने उस पे यकीन ना करें। सोशल मीडिया पे जो कुछ चलता है वो सब सच नहीं होता है। ऐसा ही कुछ हुआ गुज़िश्ता रोज भी। सोशल मीडिया पर एक नोटिस चल रहा था, वायरल हो गया कि गैस की लोड शेडिंग शुरू होने जा रही है और ये उसके औकात कार होंगे, ये टाइमिंग्स होंगी, ये शहर होंगे। जिसके बाद हर कोई परेशान हो गया, हर किसी ने उसको शेयर करना शुरू कर दिया और फिर सुमैया SSGC ने तरदीद कर दी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरे पास भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आया और काफी सारे लोगों ने मुझे भी शेयर किया और मैं ये सोचने लगी कि पिछली दफा तो कोई औकात कार ही जारी नहीं हुई। पिछली बार गैस की लोड शेडिंग की शायद कोई औकात ना थी। नहीं कोई औकात नहीं थी और इतनी शदीद लोड शेडिंग थी। इस दफा तो औकात आ गए। कितनी औकात में रहेगी गैस? पर मैं ये समझता हूँ कि गैस अपनी औकात जो नॉर्दर्न एरियाज है ना उसमें काफी हाई रखेगी और बड़ी डिमांड में होगी। लकड़ी बिकेगी, कोल बिकेगा, वहाँ हमेशा से डिमांड ज्यादा हो जाती है। सर्दी आती है, हीटर्स, गैस हीटर्स बहुत ज्यादा चलते हैं, एयर कंडीशन वहाँ होते नहीं, तो उसकी वजह से वहाँ पे शॉर्टेज होती है। लेकिन मुझे लगता है शहरी इलाकों में भी बहुत ज्यादा होने लगी है, क्योंकि यहाँ भी इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि वहाँ की डिमांड बढ़ती है तो यहाँ की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है और यहाँ की गैस उठा के वहाँ दे दी जाती है, जिसकी वजह से बैलेंस। डिमांड सप्लाई का मसला जब आता है, जब आपने अपने मुल्क में जो ज़खायर हैं उनको खुद खत्म किया, जानबूझ के खत्म किया गया। आपने 30 साल तक सुई से गैस लेके पूरे पाकिस्तान को दी और सुई को गैस ना दी। इससे बड़ा जुल्म आप क्या कर सकते थे। खैर, कोट ऑफ द डे यही था कि अब हर बात पे यकीन ना करें, कान पक्के रखें, कच्चे ना करें। दैट वाज कोट ऑफ द डे। अब हम डालते हैं टॉप स्टोरीज पर नजर, जिनको हमारे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर क्या है जी? इंपोर्टेड हुकूमत अभी तक जितने मुकदमात नाजरीन बना रही है, तो जो PTI की मकबूलियत है हम देख रहे हैं वो मजीद बढ़ती ही जा रही है। नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। टॉप स्टोरीज। इंपोर्टेड हुकूमत जितने मुकदमे बना रही है, PTI की मकबूलियत उतनी बढ़ती जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इमरान खान के खिलाफ नया केस बना डाला। PTI आज शर्कपुर में पावर शो करेगी। द लेजेंड ऑफ मौला जट की रिलीज में अब एक रोज बाकी है। पाकिस्तानी सिनेमा घर 2 हफ्तों के लिए बुक। बड़े बजट की बड़ी फिल्म का 2 हफ्तों तक राज रहेगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वजह कमजोर प्रोसिक्यूशन या कुछ और? स्ट्रीट क्रिमिनल्स अदालतों से बासानी कैसे छूट जाते हैं? आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे। और जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। स्नूकर की दुनिया पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। स्नूकर के सितारे आज हमारे मेहमान होंगे। हमारे प्रोड्यूसर साहब सुमैया टॉप ट्रेंड्स भी निकालते हैं। ट्विटर आर्टिस्ट इनको बहुत पसंद हैं, ट्विटर को फॉलो करते हैं, लेकिन आज उनका प्लान कुछ चेंज सा हो गया लास्ट सेकंड में। अचानक ही फौरन से मुझे ये बोला कि आज प्लान कुछ नहीं है, आज हम शुरू करते हैं अपनी पॉलिटिकल और जो खासतौर पे SSGC की डेवलपमेंट है। आई एम श्योर उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। उनसे हम पूछेंगे कि जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है नोटिस, उसकी क्या हकीकत है। लेकिन थोड़ा सा टॉप ट्रेंड्स पे आ जाते हैं। आ जाते हैं आज ऐसे ही करेंगे हम। तो टॉप ट्रेंड्स क्या हैं, कुछ उन पे बात कर लेते हैं। हमने देखा नाजरीन कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी टॉप ट्रेंड में तला शामिल हो गए हैं और रहते भी हैं वो। अफरीदियों के लिए ट्रेंड में आना बड़ा आसान हो गया है, डोंट यू थिंक सो? वो कह रहे हैं मैं आदत सुसर हूं।
अभी आधा से शुरू। ओके। तो लंदन में पीसीबी के एडवाइजरी पैनल की जेर निगरानी रिहैब मुकम्मल किया है। वो T20 वर्ल्ड कप के मेगा इवेंट के लिए अब दस्तयाब होंगे। बड़ी बात है वैसे। अब आई थिंक वर्ल्ड कप इज ऑफ कोर्स समथिंग व्हिच एवरी क्रिकेटर वांट्स टू प्ले। सुमैया, और हर क्रिकेटर की ख्वाहिश यही होती है कि यार वर्ल्ड कप क्या मैं भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, वर्ल्ड कप जीत के आऊंगा अगर, तो शायद मेरे भी चांसेस रोशन हो जाएंगे। लेकिन यकीनन ख्वाब होता है, हजार ख्वाहिश है, ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट इसीलिए शायद मेरी नजर में दिया गया कि वो वर्ल्ड कप के लिए फिट हो देखिए उनकी फैन फॉलोइंग कितनी है, कितने Yes. लोग चाहते थे कि वो नजर आए पाक इंग्लैंड सीरीज में, फिर कितने लोग चाहते थे कि जी ये सैफ अरीकी सीरीज हो रही न्यूजीलैंड में, Yes. उसमें नजर आए। बड़ी बेताबी से उनका इंतजार था, क्योंकि एक खिलाड़ी जब खेलता है ना कंटिन्यूसली, तो उसकी Exactly. फॉर्म, उसकी तैयारी, उसकी फिटनेस नजर आती है। अब वो खेले हैं नहीं ना, जी। तो ऑफ कोर्स अब ये इन सीरीज में अगर हमें नजर आते तो हम कहते हैं यार वर्ल्ड कप की उनकी तैयारी अच्छी है, लेकिन हमें नजर नहीं आया तो हम कह रहे हैं हाँ रिकवरी अच्छी है। तो अल्लाह खैर करे, हाँ खैर ही करे। हम जब बहुत ज्यादा उम्मीदें, वैसे भी हमने 4-5 लोगों से उम्मीदें बांधी हैं पूरी टीम में। एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, तवक्कुआत इंसान को मरवा देती हैं। और मैं समझता हूँ इतनी एक्सपेक्टेशंस क्रिकेट से लगा लेते हैं क्योंकि कोई और खेल का चैंपियन तो बचा नहीं हमारे मुल्क में, ना स्कॉश। अभी आपने हेडलाइन में सुना था ना, जरा नम हो तो मिट्टी। अल्लाह करे स्नूकर के चैंपियंस वापस आ जाएं इस पाकिस्तान में, स्कॉश के चैंपियंस आ जाएं, हॉकी के चैंपियंस आ जाएं, ताकि अब पूरी कौम की एक्सपेक्टेशन सिर्फ क्रिकेट से ना हो। समैया, लेकिन देखिए ये क्या होता है ना, घर से ही होता है कि बच्चों कहते हैं यार क्रिकेटर बन जाओ, क्रिकेट खेलो, गली मोहल्लों से क्रिकेट शुरू होती है। कभी आपने सुना है स्नूकर खेलो, स्कॉश खेलो, हॉकी खेलो? खत्म हो गया, एक दौर था, एक दौर था। सियासी मैदान में चले अभी सुमैया, अब सियासी मैदान से खबर ये आ रही है, आम खबर ये है कि पंजाब के वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने कलमदान छोड़ दिया है। उन्होंने अपने हाथ से तहरीर इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब पर भेज दिया है। साथ साथ अपने इस्तीफे की एक तस्वीर भी ट्विटर पर जारी कर दी है और लिखा है कि मैं ज़ाती मसरूफियात की वजह से इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन पीटीआई का कारकुन रह के काम करता रहूंगा। डू यू थिंक कि ये ज़ाती मसरूफियात थी या कुछ और? व्हाट इज योर ओपिनियन सुमैया? मेरा ओपिनियन तो ये है कि हो सकता है जी ज़ाती वजूहातों, प्रेशर भी हो सकता है। मुझे जो लग रहा है प्रेशर भी हो सकता है। इंटीरियर मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री होती है जिसके हाथ में होती है पुलिस, सिक्योरिटी, फोर्सेस। Exactly. इसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो फेडरल मिनिस्ट्री ने ऐसा रखा है जो कंटिन्यूअसली इमरान खान को धमकियां देता रहे। कुछ अरसे पहले मैंने अभी उनको शो में भी लिया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि फैसिलिटेट करेंगे आप धरने को? नहीं, आई थिंक ही वाज अ वेरी काम एंड अ जेंटल पर्सन टू बी एन इंटीरियर मिनिस्टर। अगर वो ज्यादा वोकल होते, वो भी राना सनाउल्लाह की तरह बयानात जारी कर रहे होते, धमकियां दे रहे होते, तो शायद वो इस्तीफा नहीं देते। चलें आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाजरीन वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त को अब मुस्तरद किया है। बड़ी बात है, ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन अपने ही वक्त पर होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी वाजे कर दिया कि कौमी असम्बली के 9 हल्के, सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें और कराची डिवीजन के तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए भी तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। लिहाजा सोच लें वो लोग जो चाहते थे कि इलेक्शन आगे बढ़ जाएं, इलेक्शन अपने वक्त पर हों। यकीनन बहुत बड़ी ये खबर है। और सिंध हुकूमत जो पहले हाथ उठा रही थी कि हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, हमारे पास जवान नहीं है, पुलिस वाले सैलाब में मसरूफ हैं, तो यकीनन उनको मालूम था, मेरी नज़र में, इन माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग, उनको मालूम था कि ये इलेक्शन उनके फेवर में नहीं जाएंगे, इसीलिए जितना डिले कर सकते हैं करें, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करें। लेकिन उनकी डिलेइंग टैक्टिक्स को सिर्फ ये नहीं, वफाकी हुकूमत को भी मालूम है बात, फारिग कर दिया गया। ऑफ कोर्स इमरान खान की मकबूलियत इतनी उरूज पर है इस वक्त, कोई भी कहीं भी कैसा भी इलेक्शन करवा लें, ही इज गोना डू अ क्लीन स्वीप आउट देयर। अच्छा, इमरान खान ने कल अपने खिताब में एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए ये खदशा जाहिर किया है कि उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए कोई गंदी वीडियो तैयार की जा रही है। ये कल बोला उन्होंने जलसे में। है, और कितनी गंदी हो सकती है यार सुमैया, हर लेवल की गंदी वीडियो पहुंच चुकी है गंदी इंटरनेट सियासत हो रही है, एक्चुअली गंदी सियासत हो रही है। शहरियार अफरीदी साहब हमारे साथ हैं। शहरियार अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफरीदी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। आपने अपना कीमती वक्त हमें सुबह सुबह दिया, आई एम श्योर आप सुबह सुबह उठ जाते हैं। सर, ये जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में है, वीडियोस बनाई जाने की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, और इलेक्शन अब वक्त पे होने भी जा रहे हैं, इन दोनों न्यूज़ को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है और तमाम तारीफें रब और रब के महबूब खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। जहाँ तक बात है सियासत की, ये अलमिया रहा है तीसरी दुनिया का, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो सियासत इस वक्त खेली जा रही है, कुछ वो मुझे मेरी समझ से बालतर है कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, वो स्लोगन जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और वो जो ख्वाब इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, और बड़े सगीर में 2 नेशन थ्योरी में एक ऐसी रियासत
जिसमें लोगों को खुददारी, तंजीम, इज्जत और सबसे बढ़कर की इंसानियत की वो सोच कि जिसके बलबूते पे एक ऐसी रियासत ने बनना था कि जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बनती, आज वहां पे जैसे आज बुजुर्ग कहते हैं कि फितने का दौर है और जिसमें सच झूठ और झूठ सच बन जाता है। बदकिस्मती से इक्तदार के लिए एक ऐसा कल्चर पॉलिटिक्स में डेवलप कर दिया गया है जो कि बदकिस्मती से एक बाप होने के नाते, एक कौम का एक ऑर्डिनरी इंसान होने के नाते मुझे वाकई शर्म आती है कि हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी और सबसे बढ़कर ये कि आज की यूथ को हम क्या दे रहे हैं, बजाय इसके कि हम दलील पे गुफ्तगू करें, बजाय इसके कि हम मॉरल वैल्यूज को प्रमोट करें और सबसे बढ़कर कि नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, पाकिस्तान के मफादात क्या हैं, हम क्या दुनिया से कंपीट कैसे करें। वो ही नहीं रहा ना, ये अखलाकियात, ये मुआशरे में हमें किस तरीके से तरबियत करनी चाहिए, ये सब कुछ साइड पे रख दिया है। मैंने शुरू में कहा गंदी ऑडियोज नहीं, गंदी सियासत हो रही है। अब आप लोग तो अदालत जाने की बात कर चुके हैं, कल इमरान खान साहब ने कहा कि ये सारी चीजें लेकर हम अदालत जाएंगे। अब अदालत जाएंगे, किस तरीके से इस मामले को रखेंगे, क्या है आप लोग की आगे की स्ट्रेटेजी? तो मैं देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, हमारी लीगल टीम वेल इक्विप्ड है। हमारी तमाम जो भी मशावरत के बाद की डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन मैं और आप आज इस मॉर्निंग शो में पाकिस्तानी कौम को और ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैठे हैं, जो मायूस होकर बाहर चले गए, जिन्होंने बड़ी कॉम्प्रोमाइजेस की, या वो यूथ जो अपने फ्यूचर के हवाले से इस वक्त कंसर्न है, या जो आम पाकिस्तानी गुर्बत में डूबा हुआ है, और वो लोग जो पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न रखते हैं या पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, उसके हवाले से हम क्या कर रहे हैं। सही बात। आफरीदी साहब सर सॉरी टू इंटरप्ट, माजरत के साथ अपॉलॉजीज। अब सर हम डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से अपने पूरे मुल्क को डर्टी कर चुके हैं, जैसे गंदी सियासत का नाम दिया मैया ने। अब सवाल यह है सर जो 25,000 रुपये कमाता है ना, वो गुज़िश्ता रोज ही मुझे कह रहा था कि मुझे अस्पताल जाना पड़ गया और मेरे पूरे महीने की तनख्वाह इलाज पे लग गई, अब मैं कैसे किराया दूंगा। तो बड़ा गरीब को सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है कि मर जा, और कोई उसके पास बेचारे के पास ऑप्शन नहीं है। तो गरीब तो अल्लाह उस पर रहम फरमाए, उसकी मदद करे अल्लाह और उसका महबूब। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि इस वक्त जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, जब अलीम खान पीटीआई छोड़ के ऑडियो लीक्स और ये वीडियो आने वाली है जिसका खान साहब ने जिक्र किया, तो यकीनन खान साहब को मालूम है कि वीडियो तैयार हो रही है, कहीं बन रही है, राई का पहाड़ बनाया जाता है। अलीम खान साहब ने जब पीटीआई छोड़ी थी तो उस वक्त मुझे खबर मिली थी कि उनके फोन के अंदर ही बहुत सारी वीडियोज हैं जिनके लीक होने का खदशा, और लीक हो गई तो मसला होगा। ये राई ऑन चौधरी साहब नवाज शरीफ साहब से मिल रहे थे वो लंदन में, ये राई कहाँ से आ रही है जिसका पहाड़ बनाया जा रहा है आफरीदी साहब? देखिए जी, ऑफ लेट अभी देखें जजेस ऑडियो वीडियोस जब से स्टार्ट हुई, बदकिस्मती से मरियम मीडिया स्ट्रेटेजिक जो सेल है उसका जो रोल रहा, और उसके बाद अब जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें ओवरऑल स्टार्ट हुई, तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पाकिस्तानी, सिर्फ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के और पाकिस्तान के बाहर वो तमाम लोग जिनके पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज हैं, वो आपको बता देते हैं कि जी इसको किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। हमने बहुत सारी चीजें देखी, डीप फेक इज द क्लासिक एग्जांपल, और यही पहले से देखें, लोगों को एजुकेट करना इसलिए जरूरी है, आपने सबको कॉन्फिडेंस में लेना है, और इनकी जो मोटिव्स हैं जो बदकिस्मती से बेस करते हैं गंदगी और गलाजत पे कि इक्तिदार के लिए किस हद तक जा सकते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैम। तो वो एक्सपोज भी काफी हद तक हो चुका है, आप सही कह रहे हैं। शहरियार आफरीदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि ये जो समय किस तरीके से क्या हो रहा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यकीनन हर बात पे कान ना धरें, लेकिन बहुत बड़ी थ्रेट है ये जो मैंने सुना है कि जो अलीम खान के फोन में वीडियोस हैं, जो ऑन चौधरी के फोन में वीडियोस हैं, जो इनके पास ऑडियोज हैं, ये बहुत बड़ी थ्रेट है पीटीआई के लिए। और ऑफ कोर्स अगर ये नून लीग के हाथ में लग जाएं और मरियम नवाज साहिबा के मीडिया सेल के हाथ में लग जाएं, तो उन वीडियोस का क्या से क्या बनता है आपको तो समझ आइडिया होगा। वो शक्ल बदल देते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, अल्लाह माफ करे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैंने ये काम नहीं किया। लेकिन चलें, अभी आपने ऑडियो वीडियोस की बात की, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना तला, वो बहुत ग्रो कर रही है माशाल्लाह। इसके चर्चे अब दूसरे जो मुल्क हैं, आजकल हम रोज कर रहे हैं,
अच्छा, रोज हमारे प्रोग्राम में ना मौला जट होता है, एक सेगमेंट माशाल्लाह भाई, और ये बहुत बड़ी फिल्म है, नो डाउट, बड़ी महंगी फिल्म है, बहुत बड़ी एक बजट की फिल्म है, दी लेजेंड ऑफ मौला जट, और अब वो अपने रिलीज के बिल्कुल आखिरी मराइल में पहुंच चुकी है। स्क्रीनिंग हो रही है, जो एक्सपर्ट्स हैं सुमैया वो स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं ऑलरेडी, काफी सारे और ये बहुत एक साफ लंबा अरसा था, ये भी हम बता दें कब से इसका ऐलान हुआ, 6-7 साल डिले हुई है। एग्जैक्टली, और अब पाकिस्तानी फिल्म को दुनिया भर के सिनेमा घरों में जगह मिली है। सिर्फ चाइना में तला 300 स्क्रीन्स दी गई हैं, और उसके अलावा भी कई ममालिक में ये फिल्म पेश की जाएगी। यकीनन इट्स अ ह्यूज मूवी। मोइन जुबैर अब हर रोज जो है कास्ट के साथ, कभी उसकी टीम के साथ, डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ होते हैं, इंटरव्यू करते हैं, चलते हैं दोबारा मोइन जुबैर के पास, देखते हैं आज वो किससे हमें मिलवा रहे हैं। लगता है अकेले ही हैं आज मोइन जुबैर? अकेले ही हैं? हाँ जी। नहीं, कोई ना कोई तो होता है, दिखाएं अच्छा। जी मोइन बताइए। वी हैव विद अस लाइव मोइन। अस्सलाम वालेकुम। मोइन, बड़ी खुशी हो रही है, आप लाइव हैं, मैं तो समझा आप रोजाना की तरह अस्सलाम वालेकुम। कुछ ना कुछ करके भेज रहे होंगे। जी जी, वेलकम टू दुनिया बोल है। नहीं, मैं सोच रहा था आप शायद को सवाल पूछेंगे। हाय हाय हाय, हमें आदत हो गई थी, आपने आदत बिगाड़ दी है, कभी डायरेक्टर ला रहे हैं, कभी प्रोड्यूसर ला रहे हैं, मैं तो समझा शायद मायरा वायरा के साथ कहीं आप नाश्ता कर रहे होंगे, और मैं तो बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन चले आप आ गए, मैं एक्साइटेड हूँ। मायरा के साथ एक कमेंट, वो तो माशूका है आपकी, वो मुझे याद है। से मुतालिक आपको बताएं मोइन बताएं। चलें, उस पर भी आज बात करेंगे। आज प्रीमियर लाहौर में प्रीमियर है, और लाहौर के एक बहुत बड़े सिनेमा में, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा सिनेमा है लाहौर में, जहां पर ये प्रीमियर मुनक़िद किया जा रहा है। और अब तक जो गेस्ट हैं वो तकरीबन 1000 VIP गेस्ट जो हैं वो उस प्रीमियर शो के लिए मदऊ किए जा चुके हैं, और तमाम कास्ट जो थी आज लाहौर में मौजूद है और इस प्रीमियर शो में शिरकत करेगी। लाहौर पुलिस को भी उन्होंने उस सिनेमा के इर्द गिर्द वहाँ पर तैनात करवाया, ताकि जो सिक्योरिटी या ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब ना हो। तो ये तो बात थी आज के प्रीमियर की, लेकिन इस फिल्म से मुतल्लिक़ अगर कुछ बात आपको बताता चलूँ तो बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, और लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। इस फिल्म तनकीद की बात बाद में कर लेंगे, जरा मुझे बताएं, पड़ोसी ममालिक में बड़े चर्चे हो गए हैं इस फिल्म के, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, जिनके मैं फिलहाल तो खैर नाम नहीं लेना चाहती, वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि बोले शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, डायरेक्टर्स थोड़ी हैं, वो तो एक्टर्स, वो भी जेलस हो रहे हैं फवाद और हमजा अब्बासी को देख के ना। आई डोंट थिंक वो हम भी ये कर सकते हैं जो वो करते हैं सुमैया, वो भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। जरा बताइए, पड़ोसी ममालिक के बड़े चर्चे हो रहे हैं, अभी तो फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इससे पहले ही चर्चे हो गए हैं, क्या एक्साइटमेंट लेवल है यहाँ भी वहाँ भी? अब उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि जो को स्टार्स थे, फवाद ने वहाँ काम किया, इसी तरह हुमायमा मलिक ने किया काम, तो इनके तो लिंक्स वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। ऋतिक रोशन, मायरा खान ने किया, ऋतिक रोशन ने इस हवाले से कमेंट किया अपने इंस्टाग्राम पर इस फिल्म की, जब सेकंड ट्रेलर रिलीज़ हुआ, उसके बाद इमरान हाशमी ने कमेंट किया। तो बॉलीवुड के बड़े नाम तो इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म इंडिया में रिलीज़ नहीं होगी। कल रात मेरी बिलाल लाशारी जिस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनसे बात हुई, तो मैंने जब उनसे एक सवाल पूछा कि इंडिया के लोग तो आपकी इस फिल्म पर काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और मैंने नाम लिए कई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के, तो उन्होंने कहा कि अभी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि दोनों ममालिक की कैसी है। तो फ़िलहाल इंडिया में ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रही, लेकिन पूरी दुनिया में, इंडिया को निकाल कर पूरी दुनिया में ये फ़िल्म रिलीज़ होगी। अगर इंडियन पंजाब के लोग कनाडा में या दीगर मुकामात पर, दीगर ममालिक में इस वक्त मुकीम हैं, वो इस फिल्म को जब देखेंगे तो कैनेडियन पंजाब और भारतीय पंजाब के जो लोग हैं वो इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बिलाल लाशारी ने क्लियरली ये बात बता दी कि ये फिल्म इंडिया में तो रिलीज़ नहीं होगी, लेकिन इंडिया के जो लोग दीगर ममालिक में मौजूद हैं वो इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे। इस फिल्म की कुछ चीज़ें आपको बतानी है कि ये फिल्म 13 अक्टूबर को तो रिलीज़ हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो 38 सिनेमा ऑनर्स हैं उनमें से 30 सिनेमा ऑनर्स ने इस फिल्म की रिलीज़ के हवाले से जो टर्म एंड कंडीशन थी उनको मानने का फैसला कर लिया, लेकिन जो 8 सिनेमा ऑनर्स हैं वो इस वक्त टर्म एंड कंडीशन पर राज़ी नहीं हो रहे। टर्म एंड कंडीशन में सबसे बुनियादी जो टर्म है वो ये कि इस फिल्म के हवाले से कहा जा रहा है कि सिनेमा ऑनर्स को ये कहा जा रहा है कि आप आम रेट से 200 रुपया टिकट बढ़ाकर सेल करें। अगर कहीं 1000 रुपये की टिकट है तो आप 1200 की सेल करें, और कहीं 800 की टिकट है तो आप 1000 की सेल करें। ये क्या बात? उसकी वजह जुल्म है यार, मोइनी तो जुल्म है, नाजायज है, ये नाइंसाफी है। नहीं, उसकी वजह कल
नहीं, उसकी वजह ये है कि फिल्म बनाने वाले कह रहे हैं कि ये सबसे बड़े बजट की फिल्म है, तो सारा बजट क्या आवाम से ले रहे हैं, तो अजीब बात है। तो यार ये तो गरीब के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। मुइन, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पे, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं ये सवाल उठाऊंगा बिलाल लाशारी से, पूरी मौला जट, कि ये मूवी हर पाकिस्तानी के लिए एक प्राउड मोमेंट हो सकती है। हम फखर करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी फिल्म बना रही है, लेकिन इंडस्ट्री को भी अपने व्यूअर्स का, अपने कस्टमर्स का, अपने क्लाइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। लूटना नहीं चाहिए। हमने बहुत सी फिल्म बना दी है, लूटो, बोला 500 पर देने पड़ेंगे वरना नहीं देख सकते। ये बड़े बजट की मूवी है भाई, बड़े बजट की मूवी कमाएगी ना यार। आप पहले से अटर रबिश। मैं कहता हूं कि मैं नहीं देखूंगा अगर ये 200 रुपए ऊपर लेंगे। ये 200 रुपए नहीं देंगे तला, मैं भी 200 रुपए ऊपर नहीं दूंगी। आपको ये 200 रुपए नीचे करने होंगे। अगर 1000 का टिकट है तो 800 रुपए का टिकट होना चाहिए, ठीक है ना? इतनी टिकट सेल होंगे, आप ये भी तो देखे ना कितना बिजनेस हो रहा है। वो कमाएगी मूवी यार, जब इतने मुल्क के गरीब आदमी का कोई ख्याल नहीं है। कोई गरीब आदमी तो एंटरटेन हो ही नहीं सकता ना यहाँ पे। गरीब की बात तो करनी है ना, लेकिन फिर भी अभी देखिए गरीबों का मसला जो हमने शुरू में डिस्कस किया तला, क्योंकि हमें उस पर दोबारा बात करनी है कि गैस बहरान और ये एक जाली पोस्ट जो कि वायरल भी हुई, जिसका हमने जिक्र भी किया कि जी अब एक औकात कार सुई सदरन गैस कंपनी ने जो है वो जारी कर दिए हैं। एक एलामिया भी जारी किया गया कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कान ना धरें, ये जाली पोस्ट है, ये एक फेक न्यूज़ है और इसको आप बिल्कुल ना देखें कि सुबह के नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने में 3 वक्त पे आपको गैस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। तर्जुमान SSGC सलमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सर, ये किसने जाली नोटिस निकाला है और क्यों निकाला है? व्हाट आर देयर टारगेट्स? सर, आप तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने तो बिल्कुल थानेदार वाला सवाल कर दिया मुझसे। डेफिनेटली किसने निकाला है, नो वन नोज। डेफिनेटली ये कोई एक शरारत है या एक ऐसी इस तरह की चीज है जो कि माजी में भी हुई है। और ये भी अगर आपको याद दिलाऊं कि 14 नवंबर 2021 को भी एक सिमिलरली इसी तरह की अफवाह बहुत ज्यादा वायरल हुई। हमारा उसमें लोगो भी लगा हुआ था और टाइमिंग्स भी मुतय्यन थे। उसके भी हमने फौरन तरदीद की। इसी तरह ये रिपीट हुई है यस्टरडे और इसको फिर हमने। सर ऐसा ना हो आप अभी फेक कह रहे हैं, बाद में यही औकातकार हो सकता है औकातकार ही ना हो कोई। सलमान साहब देखिए, अजम्पशंस ना कह रहे हैं, अजम्पशंस पे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि डेफिनेटली ये पहली सर्दियां नहीं है और ये हर साल सर्दियों में एक गैस के हमें एक चैलेंजेस तो जरूर रहते हैं, क्योंकि सप्लाई डिमांड का गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो मैनेज करना ही पड़ता है लोड को। बट एग्जैक्टली जिस तरह से ट्रांसलेट होके सामने कल वायरल हुआ है, ये चीज से हम इसको बिल्कुल डिसोन भी करते हैं और इसको डिनाई भी करते हैं। एक चीज मैं इसमें कहूंगा, थोड़ी सी शिकायत भी है हमें जरा इब्लाग से कि देखें ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिस तरह की कोई अफवाह होती है तो पहले तस्दीक की जाती है। इस मतलब सोशल मीडिया पे तो कोई नॉर्म्स नहीं है, लेकिन जहाँ हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है तो वो पहले तस्दीक करके फिर उस चीज को आगे जो एयर करता है। लेकिन कुछ चैनल्स ने कल इस तरह की चैनल्स ने ये न्यूज पिक की है सोशल मीडिया से, हमसे कांटेक्ट नहीं किया और कांटेक्ट किया बगैर चला दी। लोग सर हमने कांटेक्ट कर लिया ना आपसे, हमने तस्दीक कर ली। तो हमारी तारीफ भी तो करते थे, हमने तो अच्छा काम किया ना सर। नहीं डेफिनेटली आपके साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल है। आपके प्रोड्यूसर ने जिस तरह से हमसे कल राय ली, हमने फौरन उनको वो जो अपनी पोस्ट थी वो भी शेयर की इसके साथ। उन्होंने कहा कि इसको ऑन एयर भी आके कर दीजिए, तो हम इसको मैं आश्वस्त। वी आर ग्रेटफुल सलमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच। जो लोग इन खबरों पे कान धर रहे हैं प्लीज धरें। तर्जुमान SSGC सलमान सिद्दीकी साहब ने क्लियर कर दिया है कि इट्स ऑल फेक, इट्स रबिश। मुझे हैरत होती है उन मीडिया वालों पे जो सहाफत जानते हुए भी क्या कर क्या रहे हैं। यार सोशल मीडिया से खबर उठाई और लगा दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। सहाफत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक। अल्लाह इनको हिदायत दे। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक टू द शो। और ज़ाहिर हम बात कर रहे हैं, अभी आपने देख ही लिया हमारे साथ कौन है। तो हमारे साथ है मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर स्टार हरीम शाह। और हरीम शाह हमारे साथ क्यों है, उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि हरीम शाह को सिक्योरिटी मसाइल का कुछ सामना करना पड़ा पिछले दिनों। और गुज़िश्ता रोज़ हरीम शाह अपने शौहर बिलाल शाह के साथ सिंध हाई कोर्ट भी पहुंची थी, वहां पर उन्होंने सिक्योरिटी की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद ये इतलात मौसूल हुई कि हरीम शाह को अब सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। ये तो हम हरीम से जान लेते हैं, हमारे साथ ही हैं। हरीम, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप पेश हुई, ज़ाहिर आपको सिक्योरिटी थ्रेट थे, कब से थे और आपको मिल गई है सिक्योरिटी?
पहले तो ये कि 1 साल बाद मैं पाकिस्तान आई थी और मुझे सिक्योरिटी थ्रेट थे। आपको पता है मैंने काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ पंगा वगैरह और काफ़ी पंगा लिया हुआ था। अच्छा। तो मुझे मतलब आम पब्लिक से या अपने फैन से या अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से ना तो मैं खाइफ थी ना कुछ। और ये जितना भी लाइक अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी दलेर इतनी बहादुर हूँ कि मैं शुजाअत का मुजाहिरा करती हूँ और हर चीज़ में मद्दे मुकाबला आके मैं खड़ी होती हूँ। तो लेकिन ये चीज़ मैंने अपने सरकारी अदारों तक पहुंचानी थी एक लीगल वे में। और फिर मैंने अपने वकील से मशवरा किया कि इस तरह के मुझे थ्रेट्स हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स कहाँ मुझे यकीन माने मुझे इतनी अननोन कॉल्स आ रही थी प्राइवेट नंबर से। अच्छा। और फिर मेरे घर तक उनकी रसाई थी और मतलब अजीबो गरीब किस्म के लेटर्स मेरे घर में थ्रो करना और इस तरह की। और बस औकात में कहीं भी जाती थी तो मतलब गाड़ियाँ वगैरह मेरा पीछा करती थी और इस तरह के वो तो बहुत सारी चीज़ें थी और जिन पे मुझे यकीन भी था। और कुछ चीज़ें और कुछ प्रूफ वगैरह मैंने अपने वकील मेरे बहुत काबिल वकील हैं हाई कोर्ट के मुनीर अहमद खान, उनको मैंने काफ़ी सारे अपने जितने भी मेरे पास प्रूफ थे वसूख थे वो सारे के सारे उनको मैंने प्रोवाइड किए। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में जाके मेरा केस फाइल किया और एक लीगल तरीके से उन्होंने इसको प्रोसीड किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हासिल हुई। एक डुअल बेंच था जिन्होंने हमें क्या केस क्या था हरीम आपके ऊपर? एक तो मेरा FIA के साथ केस था, वो तो अलग से केस है। FIA के साथ ये था कि मेरे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था तो क्या जिसकी वजह से ये हुआ ये था कि कुछ पॉलिटिकल लोगों की वजह से मुझ पे केस बना था, वैसे नहीं बनना था। अच्छा। लेकिन उन्होंने अपनी नाहली और नालायकी को छुपाने के लिए। लेकिन आप तो पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत ही मतलब एक पसंदीदा मैं इमरान खान की मैं कहती हूँ इमरान खान की फेवरेट इमरान खान मेरे फेवरेट है। नो इमरान खान मेरे फेवरेट है। जुमला गलत हो गया। हरीम थोड़ा मुश्किल सवाल पूछते हैं तो आसान सवाल हो गया। नहीं आपने जो पूछने पूछे आपने मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके क्रिटिक्स आपके नाक़िदीन आपकी वजह शोहरत आप एक टिकटॉक स्टार हैं, आपने वीडियोस बनाई, आप उससे मशहूर हुई, आप सियासत शेख रशीद के साथ एक वीडियो बना लेती हैं, वो मशहूर हो जाती है, कुछ स्टेटमेंट जारी कर देती हैं, वो मशहूर हो जाती है। आपके नाक़िदीन आपको बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। वो कहते हैं कि खामखाली की वीडियोस हैं, देयर इज नथिंग इन इट, शी इज़ नॉट अ स्टार। कभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो रहा है, कभी ये केस हो रहा है, कभी वो केस हो रहा है, बैगों की तस्वीरें आ रही हैं पैसों वाली और वो सवाल उठाते हैं करती क्या है और इस तरह की बातें। हाउ डू यू फेस दैट? देखिए आज तक तो मैंने ये कभी भी नहीं समझती कि मैं एक स्टार हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में खुद इन चीज़ों को देखना या समझना या सोचना या खुद इन चीज़ों का शिकार हो जाना तो मैं कभी भी इस चीज़ का नहीं रही और ना मैं वो। आप हैं स्टार शेख साहब के साथ क्या तनाज़ा था? लाइक मैं अपनी बात कर रही हूँ कि लोग अगर कह रहे हैं तो मैं हमेशा एक हम्बल रही हूँ, बहुत डाउन टू अर्थ रही हूँ आम लोगों के साथ। सही। लाइक जिसने बदमाशी की है तो उसको बदमाशी दिखाई और उसको बदमाशी दिखाना या उसको आंखें दिखाना बहुत ज़रूरी था। बाकी अगर पब्लिक में से या आम लोगों में से मुझ पर जितनी नेगेटिविटी मुझ पर लाइक हुई है या जितने नेगेटिव कमेंट्स मुझे पास होते हैं, जितनी चीज़ें मुझे आती हैं, मैंने कभी भी उनका जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं जवाब देना ज़रूरी ही नहीं समझती। मेरे ख्याल में खामोशी बेहतर है और उन चीज़ों पर मैं खामोश होती हूँ और क्या मैं उनसे मुकाबलेबाजी करूँ। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। लेकिन अभी आपने बोला था कि सियासतदानों की वजह से मुझ पर FIA का केस बना। आप सियासतदानों के साथ ही वीडियो बना के वायरल होती हैं, उन्हीं की फैन फॉलोइंग अपनी साइड पर लेकर आते हैं, उनकी व्यूअरशिप लेकर आती हैं। डोंट यू थिंक कि आपने भी सियासतदानों को यूज किया है? ये तो आपने भी आप अब डिसएग्री कीजिएगा, आपने भी सियासतदानों को यूज किया है टू गेट देयर? देखिए मैंने यूज नहीं किया, यूज उन्होंने आपको किया है। मेरी बात सुने, जिस वक्त मैं पॉलिटिकल पार्टी से मिलती थी उस वक्त मैं बहुत इमेच्योर थी, मेरी इतनी एज भी नहीं थी और मैं लाइक क्या एज थी जब मैं स्टडी करती थी। आज से पीछे चले जाएं, क्या एज थी हरी? आज से पीछे मैं तो अभी तक 7 साल 8 साल 10 साल 12 या आज से तकरीबन 5-6 साल पीछे चले जाएं तो तब इमेच्योर ही होते हैं, बंदा इतना मेच्योर तो नहीं होता। चले अभी मेरी शादी हो गई है, मैं ये सोच रहे मजबूर हो गया था एक जवानी में आपको सियासतदानों से मिलने का शौक एकदम से इतना क्यों? लेकिन देखिए ना सवाल तो उठता है, एक लड़की फॉरेन ऑफिस में जाती है, वो इतनी सिक्योरिटी वाली जगह पे कैसे चली जाती है? इवन मैं नहीं जा सकती, ये नहीं जा सकते। What is your secret हरीम? कुछ आप छुपा रही हैं हमसे, कुछ गिदड़ सिंगी जो है ना आपके पास। I want to know that हरीम प्लीज। मैं तो इब्हाम का शिकार हो गई हूँ कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि अगर उस वक्त की देखें जितनी भी मैंने गलतियाँ की, हर एक इंसान से गलतियाँ होती हैं, आपको लगता है वो लेकिन गलती मुझे उन चीज़ों पे कोई एम्बेरसमेंट नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस मुआशरे की और उन बहुत सारे गलाजत
गलीज चेहरे जो कि बहुत नफीस बनते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बहुत प्रोटोकॉल लेके घूम रहे होते हैं। तो मेरे सामने जब ये सब कुछ आया कि मतलब उनकी डुअल पर्सनैलिटी, उनका सब कुछ, उनका दोहरा मयार, ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ये मतलब पब्लिक के सामने क्या है और बैक पे क्या है, तो ये सारी चीज़ें मुझ पे आई हुई हैं। तो मेरी बातें मासूमाना सवाल, सोर्स ऑफ इनकम क्या है सोशल मीडिया? कहाँ से आया ये पैसा? मासूमाना सवाल, सोर्स ऑफ इनकम आवारागर्दी। आवारागर्दी है, ओके चलें ठीक है। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। सनसनीखेज गुफ्तगू आपने सुनी थी ब्रेक से पहले हरीम शाह की। एक और इंपॉर्टेंट इशू हम उठाने जा रहे हैं, खेल और खिलाड़ी से जुड़ा। हम जानते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, कदर नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूं क्रिकेट की वजह से ना स्नूकर चैंपियन बचा, ना हॉकी चैंपियन बचा, ना स्कॉच चैंपियन बचा। सारा पैसा लग गया है क्रिकेट के ऊपर, किसी और खिलाड़ियों को कुछ मिलता नहीं है। एसोसिएशन के अंदर जो इजारादारी है, जिस तरीके से खिलाड़ियों को वहां नौकरियां नहीं मिलती हैं और बस अपने मनपसंद लोगों को सेट किया जाता है, फंड्स ही नहीं देते खिलाड़ियों को, पैसे नहीं मिलते कि पाकिस्तान का झंडा लहराने जा रहे हैं इंटरनेशनली, आप उसे सपोर्ट करें, उसको एयर टिकट दें, उसको अकोमोडेशन दें। खिलाड़ी बेचारा धक्के खाते हुए पहले अप्रूवल लेता है कि हाँ भाई मुझे बाहर भेज दो, फिर खुद पैसे जमा करता है और बाहर जाता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करके जीत कर आता है और हम उन्हें प्रोग्राम में बुलाते हैं, आपसे तारुफ करवाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन इदारे नहीं सुधरते। ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड सुधरता है, ना उनकी एसोसिएशन सुधरती हैं। जो फंड उनको मिलता है वो अपनी तनख्वाहों में, अपने अखराजात में खर्च कर देते हैं। खिलाड़ी का पैसा एसोसिएशन खा रही हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, एथलेटिक एसोसिएशन हो, ओलंपिक एसोसिएशन हो, सारी एसोसिएशन जो मैं देख रहा हूं फंसी हुई हैं पॉलिटिक्स की वजह से। हर खेल की 4-4 एसोसिएशन है। ऐसा ही है, और आप सही कह रहे तला, क्योंकि हमारे मुल्क में किसी भी खेल को अहमियत ही नहीं दी जाती है। अब बड़े नाम है हमारे पास, एहसन, रमजान और बाबर मसीह, और ये कोई आम लोग नहीं है। दोनों स्नूकर प्लेयर्स हैं, कई मुकाबलों में फाते हैं, स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है 7 माह पहले, अभी रनर अप रहे हैं। जो पिछले दिनों वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हुई तला, उसका जो सेमीफाइनल था, इस टीम ने इंडिया को हराया था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। और ये जो बता रहे थे, जो अभी तला ने बात की, अपने बलबूते पर अपने आप सारे फंड्स लेके वहां तक पहुंचे। क्या होता क्या है, आप बताएं मुझे बाबर, क्या होता है ये? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ये कि कोई भी इवेंट आता है तो खैर पहले तो फेडरेशन करती है, मगर इस बार उन्होंने बोला कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, हमें स्पोर्ट बोर्ड से फ़ंड नहीं मिला, तो जिसकी वजह से कि बेटा ये लोग ना, आप लोगों ने अपना ख़र्चा जो है ना खुद करना है। तो हमने कहा सर जी ये तो बहुत ज़्यादा है। तो कहता बेटा अभी फ़ंड नहीं मिला, तो जैसे भी कितना दिया पर पर्सन? हमने तकरीबन, हमें पर पर्सन आ गया, हमें 6-6 लाख रुपये आ गया दोनों को। एहसन, आपकी अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है, इस दफ़ा रनर अप हुए हैं। टेल अस अबाउट योर इवेंट्स। देख लें कि फर्स्ट टाइम मेरा इंटरनेशनल टूर था 7 माह पहले, ठीक है। उसमें मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। किस एज पे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया? ये 16 साल की एज में। 16 साल की एज पे, जबरदस्त, माशाल्लाह। मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए थे। एक 147 हाईएस्ट ब्रेक होता है, वो आज तक वर्ल्ड कप में नहीं लगा था, तो वो भी पाकिस्तान का था। तो वर्ल्ड चैंपियन भी मैं बना। उसके बावजूद भी मुझे इस चीज़ पे मैं बहुत डिसहार्ड हूँ कि वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी अगेन जो इवेंट आया तो उसमें मुझे दोबारा अपने पैसों पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे जाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे ही हुआ, अभी दोबारा फिर 20 दिन बाद मेरा वर्ल्ड कप आ जाएगा, जो मैंने टाइटल भी किया था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या करता है, क्या होती है, और गवर्नमेंट क्या करती है? देख ले, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मैं एक वर्ल्ड चैंपियन था और मुझे फिर भी अपने पैसों से जाना पड़ा। मैं तो अपने मुल्क के लिए चला गया, लेकिन इन लोगों ने ना मेरे लिए कुछ किया, ना अपने मुल्क के लिए सोचा। और अभी दोबारा अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना है, और फेडरेशन अभी भी यही कह रही है कि अगर आपने जाना है तो दोबारा फिर अपने पैसे, हाँ टिकट हम ले देंगे, बाकी आप सब खुद करें। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो स्नूकर से रिजाइन कर दूंगा। कॉर्पोरेट ने आपको सपोर्ट किया? जी ये देख लें कि कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी दोबारा वर्ल्ड कप आ रहा है। मेरा वो टाइटल है, मैंने डिफेंड करना है। मेरा ये रिकॉर्ड बन सकता है कि मैं दोबारा जाके वर्ल्ड चैंपियन बनूं। अब वो कह रहे हैं कि टिकट हम देंगे, बाकी आप खुद कर लें। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो रिजाइन दे के साइड पे आप गिव अप मत करें। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह के रहमत में देर है अंधेर नहीं है। और यकीनन बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे इस वक्त। सारे कॉर्पोरेट्स के पास CSR का फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मैं अपील करता हूं, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं हमारे मुल्क में जो अरबों डॉलर कमाते हैं,
ये हमारे पाकिस्तानी स्टार्स हैं, हीरोज हैं, टैलेंट है, प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़िए। मुखैर हजरात आप आगे बढ़िए, क्योंकि हुकूमत नहीं करेगी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं करेगा। गवर्नमेंट जो पैसा PSB को देता है वो PSB खुद खा जाता है, बहुत मुश्किल से खिलाड़ियों को मिलता है तो भी एहसान जताते हैं। हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से इन्हीं की आवाज बन रहे हैं, उठा रहे हैं आवाज। मकसद ये कि जो फंड्स आपको मिले हैं आपने किधर लेके जाने हैं, अपने मुल्क के टैलेंट पे लगाइए, इन बच्चों पे लगाइए जो कि वाकई एनर्जेटिक भी हैं, टैलेंटेड भी हैं। बाबर आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें, जब हम अपने पैसे लगा के जाएंगे कि जैसे हम परफॉर्म करते हैं वैसा हम परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं जितने भी इवेंट खेल के आया हूँ, मेरे पास 12 से 13 मेडल हैं, जिसमें मैंने 4 गोल्ड हैं पाकिस्तान के लिए, 4-5 सिल्वर मेडल है और 4-5 मेरे पास ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो जब ऐसे होगा तो मेरे ख्याल से हम स्नूकर नहीं खेल पाएंगे। हमें जो थोड़ी बहुत ही स्पोर्ट होती है वो जैसे कह लें कि जो हमारे साथ हमारे दोस्त होते हैं, जहाँ मैं जिस क्लब की तरफ से खेलता हूँ वो मुझे थोड़ी बहुत ही स्पोर्ट हो जाती, मगर इसी तरह रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारा स्नूकर खेलना। देखें पहले बहुत हमें सहूलतें मिलती थी फेडरेशन की भी तरफ से भी, जब भी कोई मतलब कि इवेंट आता था वो कैंप लगाते थे 10 दिन का, तो अच्छा खासा मिलती थी आपको। ये आप बात कर लें कि 2019 से पहले की 2019 से पहले? हाँ जी। और अब नहीं मिलता? अब नहीं, पहले कैंप लगते थे अच्छे, फिर अलाउंस मिलता था हमें सब, अब कुछ भी नहीं मिलता। साफ सी बात है, अगर हम फेडरेशन से भी बात करते हैं तो फेडरेशन कहती है बेटा हमें फ़ंड नहीं मिला, तो हम कहते हैं कि हमारा काम है खेलना, फ़ंड लेना वो हमारी फेडरेशन का काम है, वो जैसे भी ले, सलाना ले। जब 500 करोड़ रुपए हर साल PSL को दिए जा सकते हैं, क्रिकेट को दिए जा सकते हैं, तो अगर इसमें से 5-10 करोड़ रुपए निकालकर 500 में से अगर दूसरे खेलों को भी जिंदा कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। मैं आपको बताती हूँ, मेरा बेटा बहुत फुटबॉल का एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, मगर मैं उसको क्या कह रही हूँ, कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान, मत जाओ। नहीं आप उसको बोलो फुटबॉल सीखो और फिर यूरोप शिफ्ट हो जाओ, वहां पे जाके करियर बनाओ, 21 साल की उम्र तक अरबपति बन जाओगे। लेकिन पाकिस्तान में नहीं है ना, पाकिस्तान यार देखिए सारे लोग भाग रहे हैं क्राइम की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, हेल्थ की वजह से, एजुकेशन की वजह से। स्कूल की फीस कौन भरे, अस्पताल का बिल कौन भरे, और रोड पे कहीं भी छिन जाएंगे, लुट जाएंगे, मर जाएंगे। निकलो भाई बाहर चलते हैं, वहां जिंदगी बेहतर है। कहते हैं बच्चों की अगर अच्छी तरबियत करनी हो तो उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाल दो, खेल में डाल दो, वहां से बच्चा आपका ग्रो करता है। लेकिन जो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है अदर देन क्रिकेट, उस पर कोई तवज्जो नहीं है, ना हुकूमत की तवज्जो है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तवज्जो है, ना फेडरेशन की तवज्जो है, जो कि होनी चाहिए। तला यकीनन, पर एक दौर था, आपको याद होगा सुमैया, जब हम मोहम्मद यूसुफ साहब वर्ल्ड चैंपियन थे, मैं देखता था कि मोहम्मद यूसुफ जब स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियन बने तो आप उनको मुख्तलिफ टीवी एड्स में देखते थे, उनको एक स्टार, एक हीरो करके दुनिया के सामने और पाकिस्तानियों के सामने पेश किया जाता था। अब ये बच्चे जीत कर आ रहे हैं 16 साल की उम्र में, इमेजिन कितनी बड़ी अचीवमेंट है, वो इतना बड़े बड़े अवार्ड्स जीत के आ रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन के आ रहे हैं, और कोई उनको लिफ्ट नहीं करा रहा, कोई उनको देख नहीं रहा, कोई उनको स्टार नहीं समझ रहा, कोई उनको हीरो का वेलकम नहीं मिल रहा। क्या ये गलत नहीं है, जुल्म नहीं है? क्योंकि ये जुल्म के जुमरे में आता है। बिल्कुल जुल्म है। जब आपके यही बच्चे, यही हीरोज कोई टाइटल लेकर पाकिस्तान आते हैं तो फिर बड़ी एक वाह होती है। क्यों हो रहा है ये जुल्म आप पे हसन? मेरा तो ये जुल्म हो रहा है आपका? बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ये फील कर रहा हूँ कि मुझे छोड़ देना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले जितने बच्चे हैं वो तो इस गेम को खेलने का भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि ऐसी कोई एकेडमी भी नहीं है ना कि जहाँ पर स्नूकर के जो हैं बच्चे जो स्नूकर सीखना चाहते हैं कि वहाँ पर उनको कोई ट्रेनिंग दी जा रही हो या एक तरह का एक माहौल दिया जा रहा हो। यार बहुत ज़बरदस्त ये खेल है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कोई खेल ही नहीं है, जिस तरह आपने कहा कि कोई सपोर्ट ही नहीं है। बिल्कुल, यहाँ तक कि हमारे जो पंजाब के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी एक्सपेंस पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से एक जगह ली थी एकेडमी के लिए। ओके। तो सब कुछ उन्होंने अपनी पॉकेट से पे करके वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टेबल लगाए, सब कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड सिर्फ वहाँ पे हमें बिजली भी नहीं दे सकता कि एक वर्ल्ड चैंपियन वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करे। अल्लाह पूछेगा इनसे क्यों जुल्म हो रहा है। बाबर आपकी नज़र में स्नूकर के साथ क्यों जुल्म हो रहा है? जुल्म मेरे ख्याल से तो ये 2012 से स्टार्ट हुआ है और तब से ही हो रहा है, काफ़ी टाइम से। मैं आपको अपने ही बता दूं कि मैं 2016 में भी जो ना फजेरा से एशियन चैम्पियन टीम इवेंट का होकर आया था, फिर 2017 में मैं वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप जीत के आया था आसफ के साथ, फिर 18 में जीत के आया, फिर 19 में जीत के आया, मैं लगातार जीत के आया। और मुझे आज तक इन मेडलों का 1 रुपया भी जो होता है ना, जो गवर्नमेंट ने, जो स्पोर्ट बोर्ड ने बोला होता है कि हम गोल्ड पे हम करोड़ रुपया देंगे, सिल्वर पे हम 50 देंगे, इस तरह बोला, अब मुझे आज तक कोई प्राइज मनी नहीं मिला। दावत दी गई, कोई तकरीब मुनक्किद की गई कि भाई चैंपियन मुझे एक बार बुलाया गया था, मुझे अब याद नहीं है कि 2000 कौन सा था, याद ही नहीं आ रहा ना, तो पुरानी बात है। कितने वो उस्मान बुलजार साहब ने बुलाया था और एक लाख रुपया दिया, तो हम उधर
मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारा क्या क्या हुआ था। 1 लाख रुपए दिया, 1 लाख रुपए एक प्लेयर को, 1-1 लाख रुपया कि आपने अगर बुला ही लिया है तो यार कम से कम कुछ तो करो, जैसे बाकियों के साथ करते हो, किसी को 20 देते हो, किसी को 30 देते हो, हमारी बारी आई हो तो 1-1 लाख रुपया। क्या सोच रहे थे कि आपका खर्चा कम होता है इसलिए 1 लाख? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, बस उनके ज़हन में पता नहीं क्या था, मालूम ही ना हो कि खर्चा कितना हुआ है उनको। तो ज़ाहिर बात है यही है, पता होता है, बहरहाल ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे क्रिकेट को देखा जाता है उसी तरह इसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ होता है, हमें प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर चलेंगे इसी बात पर आ जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो बच्चे जो हमें देख रहे हैं, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, ये टैलेंट कहाँ से आया? दोनों से ही पूछूंगी। ऐसा आप पहले बताएं, कैसे सोचा कि मैंने क्रिकेट नहीं खेलनी, फुटबॉल नहीं खेलनी, स्नूकर खेलना है, कैसे? Who was your inspiration? मेरे पापा ने घर में एक टेबल लगाया था बिलियर्ड का, तो वहाँ भी मैं खेलता था। तो खेल के मुझे एक दिन फीलिंग आई कि मैं ये गेम खेल सकता हूँ, तो बाहर जाना शुरू कर दिया। फिर क्लब वगैरह में खेलता था, लेकिन एज मेरी काफ़ी कम थी, तो रोज़ घर से डांट पड़ जाती थी कि क्लब नहीं जाया करो, क्योंकि उस टाइम क्लब इतने अच्छे नहीं थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। तो फिर वालदा का भी इंतकाल हो गया, तो काफ़ी परेशान हो गए थे कि आप स्नूकर क्लब में जाना छोड़ दो। खैर वो बहुत स्ट्रगल की। अब जब मैंने लास्ट चैम्पियनशिप खेलने गया था नेशनल की 2019 में, तो तब मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मैंने 2 सेमीफाइनल खेल के मैं वापस आया था। इंटरनेशनल के लास्ट टाइम भी 2-3 चांस थे मेरे साथ, लेकिन कोविड की वजह से कैंसिल हो गया, तो फिर वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल थी। मैं समझता हूँ कि इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी अगर इंसान को पता हो कि वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद भी उसकी लाइफ सेट नहीं होनी, तो मैं समझता हूँ कि हमें छोड़ के कोई और काम शुरू नहीं। चले फिर भी हम आपको गुड लक कहेंगे, बेहतरी हो आपके लिए। इस प्लेटफॉर्म से ही आवाज़ जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँच जाए। अल्लाह करे। आमीन आमीन। थैंक यू सो वेरी मच। बाबर, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैंने भी स्टार्ट किया था 2002-03 से। तब से ये कि पहले बिलियर्ड होती थी, बिलियर्ड से स्टार्ट किया और बहुत सारी बीच में मुश्किलात भी आई हैं, सबको हैंडल किया। और जो मैंने जो फर्स्ट टाइम जो पंजाब चैम्पियन होता है वो 2012 में मैंने विन किया। तब से मैं इन हूँ नेशनल में, और अभी तक मैं पाकिस्तान के लिए बहुत सारे टाइटल भी लेके आ रहा हूँ और इसी तरह लेके भी आता रहूँगा। और मेरी यही है कि गवर्नमेंट से ही है अपील के जो जिस तरह सबको फ़ंड देते हैं इसी तरह हमारी फेडरेशन को भी दें, कि जैसे वो इजीली हमें भेज सके। जैसे कि अभी फिर हमें मुश्किलात का थोड़ा सामना है, क्योंकि हमारी जो है ना ये नवंबर में वर्ल्ड आ गई है, तो अगर फंड नहीं होगा तो मेरे ख्याल से हमारे काफी होगी। ये बहुत ही जबरदस्त। अल्लाह पूछेगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, आप फिक्र नहीं करें। रब के घर में देर है अंधेर नहीं है। जब उसकी लाठी चलेगी तो स्पोर्ट्स बोर्ड में बहुत रद्द-बदल होगा और निज़ाम सही होगा इंशाल्लाह। हमें अपने रब में उम्मीद है, इन हुक्मरानों में नहीं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन एक अफसोसनाक खबर थी, स्नूकर को हम जिस तरह इग्नोर कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, जबकि इतना टैलेंट मौजूद है जिसकी कोई इंतहा ना हो, लेकिन फिर भी देयर इज नो सपोर्ट। प्लीज सपोर्ट कीजिए, कॉर्पोरेट्स आप आगे बढ़िए। वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट। अच्छा, क्योंकि एक तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर थी, लेकिन एक और बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है कराची। वो बेचारा वो लावारिस शहर जिसमें मसाइल, बिल्कुल ऐसे मसाइल हैं कि मसाइल की आमाजगाह है। और कराची में स्ट्रीट क्राइम, ये तो नाज़रीन बहुत ही आम बात है। शहर में रोजाना 300-400 मोबाइल फोन छिन जाना या 2-4 बड़ी डकैतियां पड़ जाना कोई बात नहीं है। मोबाइल तो हम कहते हैं ये लीजिए आप ही की तो अमानत थी। 40-50 मोटरसाइकिलें छिन जाना ये भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये अब एक रूटीन की बात होगी सलाह। लेकिन बात हमेशा चोरों को पकड़ने की होती है, मगर ये बात कम होती है कि पकड़े गए चोर आसानी से छूट जाते हैं। कैसे? There's no prosecution, there's no witness protection। आपकी अदालतों का निजाम ऐसा है कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, एक्स्ट्रा टाइम हो, वो ही अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। लोग रिपोर्ट भी नहीं करते हैं क्राइम, क्योंकि भाई कौन जाए थाने, अल्लाह माफ करे, थाने से बचाओ, अदालत से बचाओ, कोर्ट कचहरी से मुझे पनाह में रखो, मैं नहीं कर सकता। इससे वाज़ेह हो जाता है कि हमारे मुल्क का सिस्टम कहते हैं ना फरसूदा, तब कंप्लीटली तबाह हो चुका है। एक बहुत पुराना निजाम है, अंग्रेज बनाकर गए थे 1850 में, आज तक कुछ अपडेट नहीं किया। मुकन्ना जो है सिर्फ अपने लिए कानून बनाती है, आवाम के लिए नहीं। हमारे साथ हैं बैरिस्टर साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम सर। जी सर, बताइएगा, मुलजिम पकड़ लिए जाते हैं, चेहरे अब तो ऐसा हो गया है कि चेहरे बड़े वाजे होते हैं, ना वो अपना चेहरा छुपाते हैं, ना वो मास्क पहनते हैं, दिन दिहाड़े खुल्लम खुल्ला लूट मार करते हैं। इतना आसान है कि भाई उनको पता है कि ना हम पकड़े जाएंगे, पकड़े भी गए तो क्या हुआ, छूट जाएंगे। यूं जी जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आपकी बातें सुन रहा था। देखिए, मैंने ज़हर साहब का राब्ता मुनक़ता हुआ है और
जैसे उनसे राब्ता होता है, हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं मेरे ख्याल से, ट्रैवल करते हुए सिग्नल अप एंड डाउन होते हैं। आवाज आ गई जी सर। बैरिस्टर साहब, प्रोसिक्यूशन की प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा जी हाँ, प्रोसिक्यूशन की देखिए असल में प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे पहले जो है ना हमारे जो लोग हैं ना वो एफआईआर कटवाने के लिए जाते नहीं है। अगर वो बेचारे जाते भी हैं तो वो जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत रिलक्टेंट होते हैं एफआईआर काटने के लिए भी। तो यहाँ पर मैं अभी पिछले ही दिनों एक न्यूज सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पंजाब की साइड पे क्राइम जो है वो ज्यादा है, कराची में कम है। भाई कराची का प्रॉब्लम ये है कि कराची में जाके जब तक वो एफआईआर कटवाने के लिए जाते हैं वहां पर कोई एफआईआर काटने के लिए तैयार ही नहीं होता। पहले एफआईआर काटेंगे तभी तो हमें क्लियर होगा कि कितना एक्चुअली क्राइम रेशो है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 50% जो बेचारे अगरीब पर्सन होते हैं या तो वो थाने जाते हैं तो लोग एफआईआर काटते नहीं हैं। ठीक है, तो ये जब तक पुलिस वाले इनिशियल फेज पे एफआईआर नहीं काटेंगे तो इस क्राइम को आप एंड नहीं कर सकते। फिर अगर मैं आगे जाऊं, देखें यहाँ पर अभी आपने एक बात करी थी कि वो चेहरा उनका खुला हुआ होता है और ओपन चेहरे पे वारदातें हो रही हैं, उसकी एक वजह है। अब होता यह है कि हमारा केस जो स्टैब्लिश करती है ना, वो प्रोसिक्यूशन स्टैब्लिश करती है और प्रोसिक्यूशन को चाहिए है कि कोर्ट के अंदर बाकायदा एक आइडेंटिफिकेशन परेड की एप्लीकेशन लगाई जाए। पहले बहुत ही अफसोस के साथ मैं कहूंगी कि मेरा किसी सूरत हाल में थाने जाना हुआ और इस सारी सूरत हाल में मैंने भी इस सिचुएशन का सामना किया। तो मुझे जो बताया गया ऑफिसर्स की जानिब से, जो प्रोसिक्यूशन होती है वो कैसी होती है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जो बेचारा विक्टिम होता है वो कहता है भाई मुझे नहीं चाहिए मेरी चीज़, आप रख लें, जितनी तारीखें मैंने ले ली हैं और जिस हालत में मेरी चीज़ मुझे मिलनी है। मैं एग्जांपल दे देता हूं सुमैया। हमारे एक साथी थे, बड़े अच्छे थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मुरीद अब्बास। मुरीद अब्बास की जो वाइफ हैं ज़ारा, वो अभी तक अपना केस लड़ रही हैं और अदालतों में वो धक्के खा रही हैं और उनके घर पे गोलियां आ रही हैं लिफाफे में कि अपना केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा, तुम्हारे शौहर का होगा। तो अंदाजा कीजिए कि जो इस सोसाइटी में रेप्यूटेबल हैं, किसी मकाम पे हैं, पहचानने वाले हैं, इज्जत वाले, नाम वाले हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं। लोअर कोर्ट में तो बैरिस्टर साहब ऐसे लगता है कि जैसे दोज़ख की आग लगी हुई है और वो मजिस्ट्रेट नहीं बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन बैठा हुआ है। नहीं ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक थोड़ी सी यहाँ पर बात बताना चाहूंगा। देखें, हमारा जो क्रिमिनल केस है ना वो सबसे पहले स्टार्ट होता है ऑपरेशन से, फिर जाता है इन्वेस्टिगेशन फेज के ऊपर, फिर जाता है प्रोसिक्यूशन के पास और फिर जाता है वो कोर्ट में पेश होता है। ठीक है, गलतियां ऑपरेशन फेज से ही स्टार्ट हो जाती हैं। जो पकड़ने वाला है, जो उसकी ड्यूटियां हैं, वो अपनी ड्यूटीज को पूरा करता नहीं है। फिर जो इन्वेस्टिगेशन का काम है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस का, वो एविडेंस को सही तरीके से कलेक्ट करती नहीं है। पूछने का निजाम नहीं है ना, कोई किसी से पूछता ही नहीं है कि तुमने एविडेंस कलेक्ट क्यों नहीं किया। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ। ये बात आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर पूछने का निजाम नहीं है। चेक्स हैं लेकिन वो इतने कोई स्ट्रिक्ट चेक्स नहीं है। अगर मैं बात करूँ प्रोसिक्यूशन की, देखिए हमारे क्रिमिनल लॉ में एक बेसिक प्रिंसिपल है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको केस प्रूफ करना होता है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब होता है मोर देन श्योर। मोर देन श्योर का मतलब ये है कि आपको 100% से ज्यादा अपना केस प्रूफ करना होता है, 100% कंप्लीट। सर यहाँ तो प्रूव होके भी कुछ नहीं होता। बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर प्रूफ करना चाहते भी हैं लोग या नहीं, बस चलने दो गाड़ी, भाई पैसा आ रहा है ना, चुप करो? नहीं, प्रूफ बिल्कुल करना चाहते हैं। नियत है सर, नियत बिल्कुल होती है। कैसे है, मुझे आप प्रूफ बताएं, कैसे आपको नियत कैसे नजर आ रही है? नियत कैसे नजर आ रही है आपको? टेल मी समथिंग। देखिए मैं आपको बात बताऊं, अगर आप यहाँ पर जो है जाएं कॉन्विक्शन रेशो देखें कि कॉन्विक्शन रेशो मौजूद है, लोगों को कॉन्विक्शन भी हो रही है और अब ये प्रैक्टिस हो गई है कि जो डकैती की जो अमूमन वारदातें हैं, डकैती की वारदातों में बेल लेना काफी मुश्किल काम है। उसमें बेलें नहीं दे रहे हैं, डकैती में, कत्ल में बेल नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि एटलीस्ट जो हमारी जुडिशरी है उसका माइंडसेट ये हो गया है कि वो अच्छे तरीके से वेल अवेयर है प्रोसिक्यूशन की वीकनेसेस से। तो प्रोसिक्यूशन की वीकनेसेस को वो ओवरकम करके भी बेल अक्सर औकात रिजेक्ट करते हैं और रिजेक्ट भी इसी वजह से करते हैं ताकि क्राइम को किसी तरीके से एलिमिनेट किया जाए सोसाइटी। क्राइम तो एलिमिनेट क्या, कम भी नहीं हो रहा ना सर, क्राइम रेट तो बढ़ रहा है, उसकी भी तो वजूहात है ना पीछे, उनको पता है कि क्या सीन है। वो नॉन रिपोर्टिंग की वजह से हो रहा है। अगर ये जो लोग हैं, मैं लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा, ये जितने भी गरीब लोग हैं, इनका सबसे पहला काम ये होता है कि थाने में जाके एटलीस्ट रिपोर्ट करें।
ज्यादातर जो लोग होते हैं वो थाने ही नहीं जाते हैं और इस वजह से नहीं जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है बेचारे एक बार थाने जाएंगे जितने की उनकी वो चीज। बैरिस्टर साहब आप माशाल्लाह माहिर कानून है, थाने के सिस्टम से बखूबी वाकिफ है। आपको मालूम है सर थाने के अंदर जिस रजिस्टर पे FIR कटती है, रोजनामचे का रजिस्टर होता है, वो गवर्नमेंट खरीद के देती है या फिर ये लोग खुद खरीदते हैं? क्या आपको मालूम है कि 3800 सीसी की जो मोबाइल होती है जिसको 200 किलोमीटर चलना होता है और जिसको 8 लीटर पेट्रोल मिलता है फी लीटर, वो 5 किलोमीटर चलती है, 40 किलोमीटर का उनको पेट्रोल मिलता है। आपको मालूम है कि अभी 80 मोबाइलें चेक करने के लिए बुलाई गई थी और बोला गया था कि भाई हर महीने 200-300 लीटर इनका इस्तेमाल हो रहा है, मोबाइलें तो चल भी नहीं रही है, खड़ी हैं, पेट्रोल कहां जा रहा है, थोड़ा वक्त बंद रखी वापस भेज दी। मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप लीगल विसिनिटी ताल्लुक रखते हैं, जो हमारी सिटी कोर्ट्स हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वहां पर तो भाई लोग ऐसे रुले हुए हैं, एक बिजनेस चल रहा है वकीलों का इंसाफ के साथ। लोग कहते हैं वहां अदालतों में फैसले होते हैं, इंसाफ नहीं होते और हर जगह पैसे चल रहे होते हैं, पेशकार से लेकर रीडर से लेकर लोअर कोर्ट्स में तो रिश्वत ऐसे है आम है, हुक्म पकड़ने वाला नहीं है, सबको पता है। आपको पता है सर? जी देखिए अल्लाह का शुक्र है। मैं इस पे बात करना चाहूंगा। देखिए आपकी हंसी ने बहुत कुछ कह दिया है। नहीं वो बात आपकी सही है। देखिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में देखिए अगर मैं बात करूं करप्शन की, करप्शन हर जगह पर है। सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात ना करें, करप्शन है तो हर जगह पर है, हर गवर्नमेंट के दायरे में। लोअर में ज्यादा है सर, अब हायर कोर्ट्स में नहीं है, लोअर कोर्ट्स में प्रॉब्लम है सर, मगर जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकती ना। इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखें जो काम होता है ना, आपका जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट इज द एपेलेट कोर्ट। सिविल जुरिडिक्शन में भी 6.5 करोड़ से ज्यादा की अगर मैं बात करूं तब जाके जो है ना वो हाई को अपना डिस्ट्रिक्ट जज बनता है, फिर उसके ऊपर जो है ना हाई कोर्ट जो है ना बेसिकली एपेलेट कोर्ट होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर दूसरी मैं अगर बात कहना चाहूंगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट होता है तो सारा का सारा काम ट्रायल कोर्ट करती है, लेकिन ये करप्शन होने की वजह क्या है, वहां पर फैसिलिटीज नहीं है। अगर आप जाके देखें जो वहां पर जिस तरीके से बैठते हैं, हमारा प्रोसिक्यूशन का कोई सर फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है बैरिस्टर साहब, इसीलिए कभी पंखा भी मांग लिया जाता है, कभी AC भी मांग लिया जाता है, कभी फोन भी मांग लिया जाता है। बैरिस्टर साहब एक आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या आप अग्री करते हैं, यस और नो में बताइएगा, मुझे जवाब टाइम कम है, क्या आप अग्री करते हैं मेरी इस बात से कि जब तक पाकिस्तान में 22 लाख केसेस पेंडिंग हैं तब तक हमारे जज हजरात को छुट्टियां नहीं मिलनी चाहिए जो जून जुलाई में मिलती हैं 2 महीने की? इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, कमेंट नहीं किया सर ने, बहुत ही मेहनत के साथ। He didn't say anything in particular but he said it really well। हाँ बिल्कुल, उनकी हंसी ने, उनकी कुछ सब कह दिया, नो कमेंट्स ने बहुत कुछ कह दिया है। ये हमारा निजाम है। बड़े अफसोस के साथ एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। और अब प्रोग्राम में आपको बताएंगे मौसम की सूरत हाल। मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, ताहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में बारिश का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि रात को हम झेलम की साइड पे बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश भी देख रहे थे। उसके अलावा सर्दियां आ रही हैं। अगर बात करें कराची की तो महकमा मौसमियात के मुताबिक यहाँ समंदरी हवाओं का सिलसिला रुक सा गया है और आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं जब समंदरी हवाएं रुकती हैं तो फिर ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं नमी का तनासुब बढ़ जाता है। 47% ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड की जा रही कराची में। दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है कराची का। अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब की बात करें तो इस्लामाबाद वाले बड़े खुश हैं, मौसम बड़ा खुशगवार है, गुज़िश्ता रोज़ बारिश भी हुई है, जालाबारी भी हुई है। और जब कराची का कोई एंकर जालाबारी की खबर पड़ता है तो दिल में वैसे ही बर्फ और बाग हो जाता है दिल। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करें शहर की तो शहर कैद की तो वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद का 16 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 28 तक जाने का इम्कान है। इमेजिन रात को जब 16 की हवाएं चलेंगी 16 डिग्रीज की तो कितना मजा आएगा। लाहौर की बात करें तो यहाँ भी ठंडी हवाओं का राज देखा जा रहा है। वहां पर बताया जा रहा है कि सर्दी की आमद है और नवीद सुना दी गई है। कई अजला में लाहौर में बादलों का राज अब भी बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हल्की बारिश का इम्कान है। आज वहां कम से कम दर्जा हरारत 21 और ज्यादा से ज्यादा 32 तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बात करें अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की तो गलियात, नारान, कागान, सैफुल मलूक झील,
जहां मैं इस वक्त बेताबी से जाना चाहता हूं लेकिन जा नहीं सकता हूं। अल्लाह हम सबको जल्दी वहां पहुंचाए, क्योंकि बड़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत जगहें हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन आजकल वहां नहीं जा सकते। बर्फबारी की वजह से, शदीद बर्फबारी की वजह से सड़कें मुंजमद हो गई हैं, फिसलन, ट्रैफिक की सिचुएशन, गाड़ियां फंस रही हैं। इसलिए अगर आप भी प्लान कर रहे थे जाने का, कैंसिल कीजिए, नॉट नाउ। थोड़े वक्त के बाद जब वहां पे सड़कें साफ हो जाएंगी, वहां पे टीम्स पहुंच जाएंगी, तब आप जा सकते हैं। दूसरे शहरों की बात करें और वहां के शहरों की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 18 से ज़्यादा 30 डिग्री जाने का इम्कान है। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, ट्रैवल कीजिएगा, बी सेफ, क्योंकि पंजाब में फॉग का भी प्रॉब्लम है, धुंध का भी मसला है, उसको मद्देनजर रखते हुए अपने ट्रैवल प्लान्स बनाइएगा। लेकिन ऑफ कोर्स नारायण कागान जो हर कोई जाना चाहता है उस साइड पे नहीं जाएगा, करीब रहिएगा शहरों के, मरीन, नथिया गली साइड पे, और एंजॉय कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं हम सुमैया की जानिब, उनके साथ है खास मेहमान। जी, मौसम का हाल तो तला बता रहे थे, मेरे पास जो हाल है, मौसम बड़ा अच्छा है यहाँ का। उसकी वजह ये है कि मैं एक ऐसे टैलेंटेड सिंगर से आपको मिला रही हूँ जिनसे अभी मेरी मुलाकात हुई, और आज से कुछ 5 माह कबल हमने शो में ही आपको हमारे हीरो हैं पाकिस्तान के उमैर शाहिद से मिलवाया था। उमैर शाहिद, जिनका ताल्लुक पंजाब साहिवाल और साहिवाल पावर प्लांट बतौर इंजीनियर वो काम कर रहे हैं, मगर उनकी वजह शोहरत ये नहीं है, उनकी वजह शोहरत है उनकी आवाज़, और उसके बाद उनके गाने। और गाने किसमें? चीनी ज़ुबान में। जी हाँ, पाक चीन दोस्ती पर एक गाना उन्होंने गाया था, जिसे हमारे अब जो ब्रदर दोस्त हैं चीन में, वहाँ पर उनको खूब पज़ीराई मिल रही है। लेट्स वेलकम उमैर शाहिद। उमैर, थैंक यू। और बड़ी ज़बरदस्त जो बात आपकी है वो है कि आप चाइनीज़ ज़बान में जो है वो गाने गाते हैं। वाई चाइनीज़ ही क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर आपने सोचा कि क्योंकि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, तो आपने कहा कि मैंने अब चाइनीज़ ज़ुबान में गाने गाने? हाउ यू स्टार्ट? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मौका दिया इधर। और इसमें यही है कि मैंने पाक चीन दोस्ती पे एक गाना किया, और चाइनीज़ ज़ुबान दुनिया की मुश्किल तरीन ज़ुबान है। सही बात। तो लेकिन आप सीख जाते हैं चाइनीज़ ज़ुबान तो वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस करती है। ऐसे इजी है सीखना? इजी है? नो, इट्स ऑलमोस्ट वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। और कोई 3-4 हज़ार साल पहले का इसका ये हिस्ट्री है लैंग्वेज की। अच्छा, क्यों? अच्छा, वैसे तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए एक डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन चाइनीज़ सीखने में जो कि एक मुश्किल ज़बान है, आपको कितनी मुश्किल हुई या कितनी आसानी हुई, कितनी आपको एक सपोर्ट मिली फ्रेंड्स से? मैं अभी तक लर्निंग स्टेज पे हूँ। टोटली मैं सीख नहीं सका, क्योंकि मैं उनके साथ वर्किंग करके इसको भी मैं सॉन्ग के लिहाज से मैं कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये है कि इसमें टोन्स की गेम होती है सारी। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, और इसमें टोन्स होती हैं, वो टोन्स को आप पिक कर जाएं तो आप लैंग्वेज को, तो फिर आप लैंग्वेज को पिक कर लेते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई, आप चाइना में बहुत फेमस हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आप तो इंजीनियर हैं। अच्छा, माय हस्बैंड इज आल्सो इंजीनियर, तो मुझे पता है इंजीनियर जो होते हैं बड़े ड्राई होते हैं। नहीं, डिपेंड करता है कि आप टैलेंट भी आप बहुत लाइवली लग रहे हैं मुझे, और आप सिंगर हैं, तो आपको कैसे हुआ कि आई मीन कि एक इंजीनियर और एक सिंगिंग की तरफ आ गया? मैं सिंगिंग के कैरियर को तो मुझे कोई 5-6 साल हो गए कंटिन्यू किए हुए। मैं जब यूनिवर्सिटी लाइफ के एंडिंग पे था उसी वक्त, तो तब से ही ये पैशन को मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। ये आपका पैशन था? मेरा पैशन है सिंगिंग। अच्छा, और आप गाने गाते रहते थे? बिल्कुल, मेरे यूट्यूब पे भी हैं सॉन्ग्स, और सोशल मीडिया पे भी गाने हैं, और मेरे उर्दू में भी हैं, पंजाबी में भी हैं, और इंग्लिश में भी सॉन्ग्स हैं। मैं सुनूंगी अभी। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं, होता है कोई ना कोई एक फ्रेंड होता है जो आपका एक हिडन टैलेंट आप में वो करवाता है, तो ये कैसे हुआ कि किसी ने कहा कि भाई बड़ी उमैर तुम गाने गाओ, यू कैन सिंग, और तुम बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हो? कैसे? अच्छा, मेरी लिसनिंग अच्छी थी। बेसिकली मैं इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ रैपर, रैप सिंगिंग में, फास्ट रैपिंग में, इंग्लिश में और उर्दू में। और आजकल ट्रेंड भी है। तो ट्रेंड भी है, और उसको लेके मैं चला, और उसके अलावा 1-2 साल से मैं सोलो में भी आ रहा हूँ, पॉप में भी, उसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा। उसी सिलसिले का जॉनरा का ये गाना है, चाइनीज़ गाना जो मैंने रेडी किया, और बेसिकली दिस इज़ द सिंबल ऑफ पाक चाइना फ्रेंडशिप, तो इसलिए इसको इतनी इंपॉर्टेंस मिली। और भी आपने सोचा कोई एल्बम रिलीज करने का? बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट मेरे 3 सॉन्ग्स आ रहे हैं, एक चाइनीज़ गाना भी मैं कर रहा हूँ। अच्छा। और मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कि मैं चाइनीज़ और उर्दू गाने का एक मिक्सचर करूँगा, तो इट विल बी अ डिफरेंट थिंग। कोई रैप टाइप की चीज़ भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, क्या म्यूजिक कंपनी आपकी, आपको कौन सपोर्ट करता है? मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं स्ट्रगल करके इस स्टेज पे पहुँचा हूँ। वन मैन आर्मी? मैं खुद ही वर्किंग कर रहा हूँ, और मेरा अपना स्टूडियो है सियालकोट में, मेरी टीम है। ज़बरदस्त। और उसके अलावा कुछ दोस्त इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, जो बड़ा प्यार देते हैं, स्टूडियोज़ हैं उनके अपने। अच्छा, सियालकोट की मिठाई,
सियालकोट का स्पोर्ट्स का सामान। अब सियालकोट के उमैर शाहिद कहते हैं ना कि एक शहर की कोई ना कोई चीज़ मशहूर होती है, लेकिन ज़ाहिर है हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है माशाल्लाह, आप जैसे लोग हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं। ये बताइए कि सबसे मुश्किल जो होता है ना कि आपने कहा सब कुछ मैं खुद करता हूँ, एडिटिंग भी, लिरिक्स भी? मैं सिंगिंग भी खुद करता हूँ, लिरिसिस्ट भी हूँ, उसके अलावा एडिटिंग भी खुद करता हूँ। सबसे ज़्यादा लिरिक्स लिखने में कौन सी ज़ुबान में मुश्किल हुई? लिरिक्स लिखने में तो ये चाइनीज़ गाना जो था, इसमें तो मेरी लिसनिंग बहुत अच्छी थी। कोई 1-1.5 हफ्ता मैंने इसको लिसन किया, उसके बाद मैंने 1-2 चाइनीज़ से कंसल्ट किया जिन वर्ड्स की मुझे डिफ़िकल्टी हुई, तो फिर मैंने उसको डेली कोई 10-20 दफ़ा प्रैक्टिस करना। उसके बाद टोन्स की बताया आपको गेम है, तो उसको मैंने ऑलमोस्ट 10-15 दिन में मैंने कंप्लीट कर लिया। गुनगुनाएंगे, मुझे बताइएगा इसका मतलब क्या है? पहले चाइनीज़ गाना सुनने हैं पीसीआर, थोड़ा सा गुनगुना लें जी। बड़ा खूबसूरत सा गाना है और इसका म्यूजिक, चाइनीज़ सॉन्ग्स का म्यूजिक बहुत शानदार होता है, मीठा मीठा सा म्यूजिक। अभी तो हम यूं म्यूजिक देंगे ऐसे। बिल्कुल, ठीक है। तो इसका स्टार्ट ये है कि 这么多年的兄弟，有时比我更了解你。太多太多不容易，磨平了岁月和脾气。时间转眼就过去，这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在原地。 समझ मुझे कुछ नहीं आई लेकिन मैंने एंजॉय बड़ा किया। क्या मतलब शुरू का मतलब बेसिकली इसका ये है कि पाकिस्तान और चाइना आपस में ब्रदर्स हैं और उनकी स्ट्रगल, उनकी जितनी भी ये क्या कहते हैं ये प्रोजेक्ट्स हैं ज़बरदस्त, उस बेस पे ये है कि उनकी इंटरनेशनल पे स्ट्रगल सारी जितनी भी है, जो अपनी दोस्ती और जो स्ट्रगल, और जाहिर है ये बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ है ना, एक इनोवेटिव आइडिया है। अच्छा देखिए, पाक चीन दोस्ती पर बहुत जगह काम हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है इस मीडियम में यानी कि एक म्यूज़िक में और जो हमारा बिल्कुल एक डिफरेंट जनरा है आपने, अच्छा एक तो ये चीज़ आपने कर ली, वहाँ पर जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा। हाँ, चाइना से मेरे कुछ दोस्तों के मुझे मैसेज आए, कहते हैं कि यार आपका सॉन्ग बड़े ग्रुप्स में चल रहा है। अच्छा, एंड इट इज़ अ सिंबल ऑफ पाक चाइना फ्रेंडशिप। ज़बरदस्त। तो इट विल बी एन ऑनर फॉर यू। कोई ऑलमोस्ट 3 से 4 मिलियन चाइनीज़ ने गाना मेरा सुना, जो मुझे पता लगा। ग्रेट। क्योंकि पाकिस्तान में चूंकि इस लैंग्वेज की इतनी वो नहीं है डिमांड, और लोगों को मुश्किल भी लगती है, और नो डाउट है भी, तो इसलिए इधर ट्रैफिक उसकी लिसनिंग की कम है, लेकिन पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों ने सुना। लेकिन चले पंजाबी में एक छोटा सा सुनते हैं, कुछ पंजाबी और उर्दू मैं आपको सुना देता हूँ, पंजाबी में सुना देता हूँ जो आपको अच्छा लगे। भाई सियालकोटी है, पंजाबी में होना चाहिए ना, थोड़ा सा सुनते हैं और फिर क्लोजिंग भी करेंगे जी। ठीक हो गया, मैं आपको रैप एक सुनाता हूँ। हाँ, रैप बड़ा शानदार सा है। मैं इंग्लिश सिंगिंग में तो फॉलो करता हूँ एमिनेम को, सुन के चलो, और रैपिंग में मैं बोहेमिया को अपना बिल्कुल सुना, जल्दी से सुना। जिथे भी जान देखो देश दा पहलान, देसी मुंडियां दी शान देख दुनिया हैरान नाले, पंगदा रजे थे चढ़िए शराब, जेड़ा मूरे आके खंगे ओदी नींद ना खराब। मेरे तो पहला मेरी फौज तैयार, नहीं डर दे दलेर मेरे मित्र तैयार, नाचे हस देखो कि वे पंगड़ा पान, दूजे वेले वेखो मथे उत्ते खून सवार। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त उमैर शाहिद, थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे शो में आए, और ये बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट होती है। पाकिस्तान जो है वो टैलेंट से भरपूर है, हमारे नौजवान, तो ये जो टैलेंट है इसको आगे बढ़ाना भी चाहिए, इसको प्लेटफॉर्म भी देना चाहिए और सपोर्ट भी करनी चाहिए। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का शो दुनिया बोल है, तो ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।